जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। तीर ले दुश्मन तीर ले दुश्मन तीर कमान से निकल गया है, भुट्टो मैदान में आ गया है। दुश्मन नवाज शरीफ साहब, आप मुल्क को तबाही की रास्ता पर लेकर चल रहे हो। लोग मायूस हैं, शेर का शिकार का ठेका एक खिलाड़ी को दिया गया है। बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ निज़ामी साहब, और कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में ताकत का बहुत बड़ा मुजाहरा किया और सारा दिन उनकी रैली हज़ारों लाखों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और बच्चों के साथ कराची के शहर में दंदनाती रही, उसने एक नई तारीख रकम की है। तो हमने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती क्या है? ये नवाज शरीफ बचाव मुहिम चला रही है, इमरान खान को डिच करके, या को अपनी जगह बना रहे हैं? तो इस पर हमने डिस्कस करने के लिए मोहतरमा शहरी रहमान, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिधर भी मजलूम, मजबूर और पिसे हुए तबकात की जंग हो, सिविल राइट और ह्यूमन राइट्स की बात हो, तो शहरी रहमान हमेशा फोर फ्रंट्स में रहती हैं। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात थी और पार्टी के अंदर भी इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उस वक्त इस्तीफ़ा भी दिया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वी आर वेरी फाउंड ऑफ हर। निज़ामी साहब। जी शहरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज तकरीबन 8 साल होने वाले हैं, कल हो जाएंगे। ये जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो अराइवल पे जो रैली चली थी वहाँ से, और कारसाज के शोधा का आपने कल दिन भी बनाया, आप उस वक्त मौजूद थी उस ट्रक पे और उस रैली में शामिल थी। तो इस बारे में क्या आपकी फीलिंग्स हैं अब 8 साल गुजरने के बाद? जी शुक्रिया आरिफ साहब, आप दोनों ने हमेशा इस बात की ये रहे आप लोग कि मोहतरमा शहीद का सारी सहाफ़ी दुनिया पर भी एक बहुत वसी तर इम्पैक्ट था, जिस तरह पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद का रहा है। तो वो जो दिन था कारसाज का, आप सबको याद होगा, इतना तारीख़ी था कि और हमारी तवक्कुओं से ज़्यादा लोग ठाटे मारतवा समंदर सड़कों पर पहुंच गया था। हमने तैयारी बड़ी की थी मोहतरमा की शानदार वापसी के लिए, लेकिन उनका अपना जलाल और जमाल और उनका अपना एक स्टेटस जो बन चुका था जब वो वापस आई हैं आखिरी दफ़ा के लिए पाकिस्तान, वो मैं समझती हूँ उसका कोई मुकाबिल नहीं था। और उसी इस्तकबालिये के लिए लोग बाहर आए थे। कल जो हुआ है, हम 12 से 14 घंटों सड़क पे रहे हैं, 22 किलोमीटर तय किया है। बड़ी लंबी रैली थी, बिलावल हाउस चुरंगी से लेकर कारसाज तक। वो काफ़िला था जो मोहतरमा पूरा नहीं कर सकी शहीद, क्योंकि उस आपको याद है उस दिन जो बुरी तरह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और 177 लोग हमारे उस वक्त शहीद हुए थे। इससे बड़ा टेररिस्ट इंसिडेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ। मैं ख़ुद उसमें थी, मेरे ख़ुद पूरी पीठ जल गई थी और मैं फिर वहाँ से मोहतरमा के साथ गाड़ी में बिलावल हाउस गई। इस तरह वो पहली दफ़ा अपने घर पहुँची इन हालात में, अंधेरों को और दहशतगर्दी को इस तरह फेस करते करते हम पहुँचे, मुझे याद है। और फिर वहाँ से हमारे शोहदा और ज़ख्मियों का इंतज़ाम कर, इट वाज लाइक अ शॉक। लेकिन हमने उसी वक्त बड़ी, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, रेजिलियंस शो की कि सब अपने पैरों पे खड़े रहे और मैनेज करते रहे क्या क्या। और फिर अगली दिन आपको याद है कि मोहतरमा ने फिर ख़ुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिलावल हाउस में, हम सब उनके साथ खड़े थे और उन्होंने बड़ी जिद्दत और अपनी जो एक जुनूनी कैफियत की उनकी
हिम्मत थी उसके साथ और जज्बे के साथ उन्होंने अपना अहद फिर से दोहराया कि मैं पाकिस्तान को बचाने आई हूँ और मैं ड्राइंग रूम्स में रहकर ऐसा नहीं करूँगी, और जो मेरे साथ ये कर रहे हैं मैं इनकी दस्तावेज़ भी, उन्होंने अपनी भी बात की। फिर जो कल हुआ वो भी ज़ाहिर ख़तरे से खाली नहीं था किसी के लिए, और बड़े लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग इस तरह शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं। लेकिन देखिए पाकिस्तान में और हर जमहूरी कल्चर में यहाँ तो एक इसी तरह सियासत होती है, सड़कों पर आना पड़ता है, और आप 2013 में हम कैंपेन नहीं कर सके इसी वजह से। और अब आपने देखा कि शोहदा की याद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक ख़ास कल्चर है, उसे उर्स की तरह मनाते हैं, रक़्स करते हुए जाते हैं हमारे शहीद मकतल तक, तो ये ढोल भी बजते हैं और बहुत कुछ होता है। कुछ हमारे, मैं समझती हूँ सियासी दोस्तों को की नींदें उड़ गई, लेकिन हौसला भी रखना चाहिए, सियासत में तो ये होता है और मैदान में तो उतरना ही है। मुझे याद है कि यादें ताज़ा हो गई, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी का किरदार और क़यादत भी आपने कल देखा। मैं यही तो कहना बड़ी चाह रहा था, मोहतरमा शहीद की याद आई। फिर मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि उनका अक्स नज़र आ रहा था मुझे अगले रोज़ सुबह उनसे बात हुई तो मुझे जो बात बड़ी अजीब लगी कि शी वॉज नॉट एट ऑल शैटर्ड या डिमोरलाइज्ड, और उनके पाए इस्तकामत बिल्कुल नहीं डोले, और उन्होंने जिस तरीके से बात की, मेरा ख्याल है उनकी जो बहादरी है शायद वो किसी और सियासतदान में ना हो, और वो बहादरी इस हद तक कि उसके बाद जो लोगों ने उनको कोशिश की असैसिनेट करने की, वो बिलाखिर पर 27 दिसंबर को लियाकतबाद में कामयाब हो गए। तो आपका मैसेज क्या है कल की रैली का? हेलो, व्हाट इज द मैसेज ऑफ यस्टरडेज शो ऑफ स्ट्रेंथ? देखिए बहुत एक मैसेज हो तो मैं द मैसेज, देखिए मैसेज काफ़ी वहाँ हर सतह पर एक मैसेज था, लेकिन सबसे अहम तो चेयरमैन बिलावल का मैसेज था कि एक तो ज़ाहिर है हमारी पार्टी और अपना नज़रियाती एक कल्चर में हमें शोहदा की हमेशा ये तस्लीम करना होता है, और सानहा कारसाज हमारे लिए बहुत अहम है, और हमें अपने पार्टी में और कारकुन में भी एक हौसला उजागर करना होता है और उनकी याद उनको खिराज अक़ीदत पेश करें। लेकिन इसके अलावा एक जो लोगों ने रीड भी ये किया कि हम कराची को, जब हमने भी खुद देखा, हमने इस लेवल की कराची के कुछ डिवीज़न वहाँ, कराची के अलावा बाय द वे हमने सिंध की लोगों को नहीं इसमें बुलाया था कि हम सिर्फ मुतहर्रिक करें अपनी तंजीम और अपनी सपोर्ट बेस जितनी पहली दफ़ा हो सके बड़े दिनों के बाद। तो ये कराची और अपने आप के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम था। देखिए कराची पाकिस्तान का दिल है, एज सच इसका क्राउन जूअल भी कहा जाता है। इसमें हर सतह के, हर तबके के, हर मसलक के लोग रहते हैं, और हम इस तरह की पार्टी हैं जो किसी ना लासानियत पर, ना इस तरह की तफरीक में बिलीव करते हैं, ना कि भाई आपका मज़हब क्या है, कि आपका जेंडर क्या है। तो हर सबको मसावी हुकूक़ की बुनियाद पर जो पार्टी अपना जिसे नज़्ब-उल-ऐन समझती है वहाँ तक पहुँचाना, उसका एक ही मैसेज हो सकता है कि देखिए कल आपने देखा कि मिडिल क्लास बाहर निकली थी, फैमिलीज़ देखी थी। सबसे पहले कि कराची को अमन देना है, ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर हर हुकूमत और हर पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, हर उमरानी मुआहदा का नज़्ब-उल-ऐन होता है और उसका एक गोल होता है। दूसरा ये कि आप कराची को ओन करें। ये जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने छोड़ा हुआ है कराची को, तो पॉलिटिकली आहिस्ता आहिस्ता यहाँ हम फिर से अपनी लोगों को हौसला दें कि उनके जो मसले मसाइल हैं, और बहुत मसाइल हैं, पानी के, बिजली के, रोज़गार के, वो भी देने हैं। और एक नेशनल मैसेज भी था कि देखिए हम अब हमको अब फ्रंट लाइन से हटा नहीं सकते, और हर सियासत, हर सियासी अमल का, हर प्रोसेस का एक वक्त होता है, और वो वक्त अब आ गया जी। जी बीबी, ये तो बात सारी ठीक है आपकी कि जो कुछ आपने कहा ये ऐसा ही है, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है। एक तो ये यकीनन कराची अर्बन सिंध में जो MQM का टूटने के बाद जो सूरत हाल बनी, उसमें पीपल्स पार्टी को एक बाई इलेक्शन भी जीती है, यकीनन आपको एक उससे एक एज मिली है।
लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं पता लग रहा कि पीपल्स पार्टी अपने आप को कहाँ पोजीशन करना चाह रही है। जैसे गुलाम हुसैन साहब ने भी कहा, मसलन पहले वहाँ कश्मीर के इलेक्शन के दौरान बिलावल साहब ने नारा लगाया मोदी का यार है जो गद्दार है गद्दार है। बाद अज़ां उन्होंने ये वजाहत की कि मैं तो नवाज शरीफ को बड़ा मोहब्बत नहीं नहीं आरिफ साहब, ये कभी बिलावल साहब ने, चेयरमैन बिलावल ने ये नारा नहीं लगाया। सॉरी, आपकी कता कलामी हो गई। ये नारा जो आप कह रहे हैं ये कहीं ज़मीन से निकला होगा या अवाम में किसी ने कहा होगा, लेकिन ये नारा बिलावल चेयरमैन का नहीं है। उन्होंने बल्कि ये कहा था नहीं मेरी याद मोदी के यार को एक धक्का और दो, गद्दारी का लफ्ज़ उनके। अच्छा चले, फिर आपने ये कहा कि अब के ये मुहब्बे वतन है, फिर अब कल फिर हुसैन को मुहब्बे वतन, फिर उन्होंने कहा कि कश्मीर के जो कसाब हैं उनको शादी बुलाते हैं और मियाँ साहब आपको जैसे पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। तो एक तरफ आप पर चार्ज लगता है कि जी आप तो हर मैजेस्टीज लॉयल अपोजिशन है, दूसरी तरफ आप ऐसी बात भी कर रहे हैं, पीटीआई को भी तनकीद कर रहे हैं। तो पीपीपी अपने आप को कहाँ पोजीशन कर रही है इस सारे मामले में? देखिए आरिफ साहब, पहले तो पीपल्स पार्टी अपने आप को लोगों के दिल में, आपके दिल में पोजीशन कर रही है ना। ये तो सबसे अहम बात है कि हम फिर इस किस्म की सियासत के लिए जो यकीन नहीं करती ना, मतलब देखिए मैंने फिर कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसी लेफ़्ट ऑफ सेंटर पार्टी नहीं है, और आप बिल्कुल सही कह सकते हैं कि हमारी बहुत सी पॉलिसी सेंट्रिस्ट भी रही हैं, लेकिन हम इसमें कहीं मसलक, जेंडर, लासानियत में नहीं यकीन करते और उसके लिए पोजीशंस लेते हैं। हर इस किस्म के हुकूक के लिए, हर किस्म की इस बात के लिए हम पोजीशंस लेते हैं। अच्छा शहरी रहमान साहब, भी अदा करते हैं माफ और करना, कोई अपॉलोजेटिक बात नहीं होती। आपका अगर ख्याल है तो मुझे एक बहुत कर रहे हैं गुलाम, मुझे 1 मिनट जी फरमाइए। मेरी अर्ज़ ये थी कि ये देखिए आपने कहा कि लॉयल अपोजिशन, अब हमारी कोशिश ये रही है, क्योंकि ये जो मैं ख़ुद स्ट्रगल में बीबी शहीद के साथ थी और मुझसे बहुत पुराने और सीनियर कारकुन और कायद भी हैं जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी स्ट्रगल। देखिए आमरीत का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद आमिर के बाद अब हम दहशतगर्द का सामना करते रहे। हम हर आपने जजेस का भी एक ख़ास सुप्रीम कोर्ट का भी रोल देखा जब हम हुकूमत में थे। तो अब मैं देखिए ये कहना कि हम क्या जगह बना रहे हैं, हमारी कोशिश रही है कि आइनी और इंस्टीट्यूशनल सियासत करें। हम इंस्टीट्यूशनल अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहते हैं। ऐसा नहीं अपोजिशन जो सीरियसली ना लिया जाए या ऐसा हो कि हम लगें कि हम इक़्तिदार के बिल्कुल ही बेढंगी भूख में हैं, ऐसा नहीं लगे। हम चाहते हैं कि सही रास्तों से, सही तरीक़ों से हम बिल्कुल ये समझते कि 2013 आरोज़ का इलेक्शन था, लेकिन हमने जमहूरियत को की तसलसल के लिए और एक इंस्टीट्यूशनल हैंड ओवर के लिए जो आइनी हो और पुरअमन हो, उसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सारी ज़िंदगी हमने ये डिस्कशन किया है, स्ट्रगल किया है। तो हम नहीं चाहते कि जिन जमहूरी इंस्टीट्यूशंस का बीबी की लहू और हमारे कारकुनान के लहू से दिए जल रहे हैं वो बुझें। उसके लिए हमने कम से कम आपको पार्लियामान में हिस्सा लेना होता है। आप इलेक्ट होके किस लिए आए हैं? अगर आपको सिर्फ सड़कों की सियासत करनी है और पार्लियामान को एक तरफ फेंक देना है तो फिर ये भी आप अपनी ही जमहूरियत को वीकन कर रहे हैं। हम वो नहीं करना चाहते। तो ये और हमने जहाँ तक PTI का हवाला है, देखिए जो अच्छा आपकी बात सुनते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक था कि पैनामा पेपर्स जो हैं, ब्रेक के बाद भी बात करेंगे और ये भी इसके साथ ऐड कर लें कि अगर अल्ताफ़ हुसैन मुल्क दुश्मन नहीं है, गद्दार नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा, जो राह से मदद ले रहा है, जो सबके सामने है, तो फिर कौन गद्दार है? इसका आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक शहरी रहमान साहबा। जैसे कि 18 अक्टूबर 2007 नहीं, जब मोहतरमा आई थी 2008 सॉरी जी, तो वो उस वक़्त ये जो है यही MKM वाले थे। ये बाबर गौरी ने एक फेलो मिनिस्टर से कहा था कि अभी घंटे 2 मिनट देखना कि हम क्या करते हैं, और वो जो खून की नदियां वहाँ बहाई गई और मोहतरमा और आप दोनों की जानें बड़ी मुश्किल से बची, लेकिन वो बाद में शहीद हो गई।
तो ये अल्ताफ हुसैन जिस किस्म की दहशत गर्दी, बत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और मुल्क दुश्मनी कर रहा है, अगर उसको भी अब बिलावल भुट्टो जरदारी सर्टिफिकेट दे रहे हैं हुब्बुल वतनी के, तो फिर कौन गद्दार है? नहीं, ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा रहे। देखिए, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स तो आजकल हर तरफ बट रहे हैं। चेयरमैन बिलावल ने ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं किया, बल्कि मजम्मत की है सब ने, हर लेवल पर। को चेयरमैन जरदारी ने भी की सब ने, कि ये इस तरह का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब स्टेटमेंट दिया जाता तो उसके साथ तो कोई भी मुतहमिल, नोबडी कैन एग्री विद दैट ना। ये तो आप ये इसमें कोई दो राय नहीं। बल्कि आसिफ जरदारी का तो हॉल मार्क ये कि 5 दिन खपे के नारे लगाए इसकी तो जब आग लगी हुई थी। जी बिल्कुल जी। तो अब क्या पॉलिसी बात यहाँ से भी निकली है। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा, और कल भी बल्कि जलसे में भी ये बात हुई थी कि ये हम जो इस वक्त कर रहे हैं, हम इस वक्त सवाल नहीं होता, देखिए सवाल नहीं होता इस किस्म की पाकिस्तान। और इस वक्त मेरी तो पार्लियामान में स्पीच भी ये थी कि कौन कर रहा है दिफा पाकिस्तान की। फ्रंट लाइन में हम खड़े एज़ यूजुअल खड़े हैं, सबकी तोपों के मतलब हदफ में, टारगेट में, क्रॉसेस में तो हम ही होते हैं। दहशतगर्द हो या और कोई तंजीम हो, जो हम इस तरह की मुसल्लह सियासत में यकीन ही नहीं रखते, लेकिन लगता है कि वो इस तरह की तंजीमें सामने आती हैं, कभी जन्म लेती हैं, कभी नहीं। देखिए, हम एक पुरानी सियासी तंजीम हैं और हमने एक इंस्टीट्यूशनल अपोजिशन का रोल करना है। मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर रही थी, असल मसला इस वक्त अवाम के जहन में ये है, कौन पाकिस्तान का दिफा करेगा, कौन हमें पानी बिजली मुहैया करेगा, जिसमें PTI, आई एम सॉरी, आपकी नून हुकूमत मिजरेबली फेल हो चुकी है। और करप्शन के हवाले से वो ये मुतालबा करते हैं। ये जरदारी साहब ने एहतजाब का कहाँ फेस नहीं किया है। मोहतरमा शहीद ने कितने साल जलावतनी नहीं काटी है, जरदारी साहब ने तो 11 साल एहतसाब अमल का जेल में काटे और उनको कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। यहाँ बताए एहतसाबी अमल से भाग के आप फिर भी डटे हुए हैं और आवाम को जवाबदेही के अमल से, जो एक कलीदी हिस्सा होता है, कलीदी और अहम हिस्सा होता है जमहूरियत का, उससे आप पीछे हटें तो ज़ाहिर है हमारा मुतालबा ये होगा। और वो हुकूमत वक्त से है कि आप अगर हमसे कोई भी जमहूरी रिवायत की तवक्को रखते हैं तो आपको ख़ुद उसमें पूरा पढ़ना होगा। और वो ये है कि हम जब पैनामा बिल लाते हैं पार्लियामान में, आप उसका सामना करें और उसको जवाबदेही के अमल एक बनाएं और इसे पास करें और कहें कि जी हम सब आपके साथ हैं। हम दिस इज द स्पिरिट ऑफ ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, यही था ना। बिलावल ने जो, तो आप उसको वायलेट क्यों कर रहे हैं? बिलावल ने कल PTI जी कल अल्टीमेटम भी दिया ना, ये आपने पनामा लीक्स के बारे में जो बिल है कि ये मंजूर हो, प्लस ये कि इक़्तिसादी राहदारी पे जो ओरिजिनली जरदारी साहब के दौर में जो रूट था उस पर अमल किया जाए, मुल्क में एक मुस्तकिल वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए और पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को असरनो तश्कील दिया जाए। और अगर ये मुतालबात ना माने गए तो आपने कहा कि 27 दिसंबर के बाद हम भी फिर को दमादम मस्क कलंदर करेंगे, यानी सड़कों पर आ जाएंगे और शायद उसका आगाज़ ये नहीं पता लाहौर से होगा या कहाँ से होगा। तो फिर तो आपकी और PTI की पॉलिसी में टाइमिंग का ही फ़र्क है। अगर यही करना है तो आप ये नवंबर में PTI की 2 नंबर की रैली में शरीक हो जाएं। देखिए आरिफ साहब, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमने कभी किसी गलत रास्ता से नहीं इक़्तिदार में आने की कोशिश की। और टाइमिंग सियासत में बहुत अहम होती है। वो एक बहुत ही, मैं समझती हूँ, मुस्तकिल और पायदार पैगाम देती है आवाम को कि हम जमहूरी तरीक़ेकार या हम इसको जमहूरियत को कुछ समझते हैं या सिर्फ हम इक़्तिदार के भूखे हैं या हमें हुकूमत की तरह हम इक़्तिदार के नशे में। ये दोनों कैफियत जो हैं, मैं समझती हूँ ये गलत हैं। और ये एक बीच का रास्ता इख्तियार करना और एक ज़िम्मेदाराना रास्ता इख्तियार करना मुश्किल काम है। इसी तरह के सवाल होते हैं कि आपका क्या गेम है। हमारा कोई गेम नहीं है। हम चाहते हैं कि अवाम के दिलों में जगह बनाएं। जी शरी, ये बिलावल कोई रहनुमाई तो हो गई है, उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया है। अभी
पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में भी उनको बड़ा वेलकम किया गया। आप कराची में इतनी बड़ी रैली की है। लेकिन जो असल बात है, जो ज्यूल इन द क्राउन, शायद आपने ख़ुद भी कहा था, वो पंजाब है। वहाँ आपकी पार्टी बिल्कुल जिस तरह नॉन एग्जिस्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशनली भी और एक्टिविटी के लिहाज से भी। तो इस बारे में कुछ को प्रोग्राम है आपका, या लगता ऐसे है कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब में इंटरेस्टेड ही नहीं है? देखिए आरिफ साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब को पहले भी आपने देखा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए थे तो उन्होंने पंजाब को बहुत तवज्जो दी, और यकीनन हमारी 2013 में वहाँ कैंपेन नहीं चल सकी। सदर ज़रदारी को आपने ऐवान में बंद कर दिया कि नहीं, वो कैंपेन नहीं कर सकते, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस वक्त मैदान में नहीं थे। अब आप देखेंगे कि अगले महीने से इंशाल्लाह एंड ऑफ नवंबर से या मिडल ऑफ नवंबर से आप देखेंगे पंजाब में भी हम मुतहर्रिक होंगे। हमारी तंजीमें रीऑर्गेनाइज हो रही हैं हर लेवल पर, और ये जो एक हलचल कल कराची में देखी, वो भी तंजीमी रीऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के फोकस के हवाले से है। तो पंजाब को तो इग्नोर करने का सवाल ही नहीं होता। अब ये एक मतलब आप जितनी सीटें और जितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है और जितनी एक नज़रियाती हमारा एक रुझान है पंजाब के हवाले से, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन बहुत अहम बात ये भी है कि देखिए पंजाब में इस वक्त एहसास महरूमी बहुत है। एक तरफ तो एक नवाज़ लीग की फेडरल और प्रोविंशियल मशीनरी तो है मौजूद, लेकिन एक एहसास महरूमी बहुत है। और वो जो पीपल्स पार्टी का तबका है, जो जियाला है, जिसने 2013 में शायद नहीं वो निकला था घर से, उसने किसी और के लिए भी वोट नहीं दिया। ये एक तयशुदा बात है। कुछ दोस्तों ने पीटीआई में के लिए भी कोई उन्होंने उनके तरफ हाथ बढ़ाए हैं पीटीआई ने, लेकिन आपने देखा जो भी वहाँ गया फिर उनका क्या एक स्टेटस रहा है और उनका क्या किरदार रहा है। भी हम इस बात को बिल्कुल नहीं देखते। जो जाना चाहता है उसके लिए तो दरवाजे खुले हैं, मगर हम पीपल्स पार्टी में पंजाब में ज़रूर मुतहर्रिक होंगे। और वहाँ एक मैं समझती हूँ यूथ की, और क्योंकि लोग अब एक नई तर्ज चाह रहे हैं, दे वांट अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जिसके मायने हो, जिसका एक नजरिया हो, डे टू डे बात। लेकिन लागत ये रहा कि आप सिंध में पावर पर और पॉलिटिक्स पर ये ना हो, होल्ड जो है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं और बस। दूसरा, वहाँ भी कल MKM की पाकिस्तान के फारूक स्टार ने बड़े सीरियस मुतालबे आपके सामने रखे हैं, उनका आप जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। शहरी रहमान साहब, एक तो ये है कि सिंध पर आप बस अपनी कंसोलिडेट करना चाहते हैं पावर, और दूसरा सिंध के भी शहर जो है वहाँ की आबादी जो है आपके खिलाफ साफ राह नजर आती है। देखिए सिंध की बात जो आप कर रहे हैं, क्यों नहीं तंजीम पावर जहाँ उसका एक बना हुआ है, हुकूमतें बनी हुई हैं और अभी लोकल बॉडीज़ में आपने परफॉर्मेंस देखा, तो क्यों नहीं पावर को देखिए कंसोलिडेट करना एक चीज़ होती है और लोगों के जो जज्बात और उनके मसाइल हैं वो हल करना एक और चीज़ होती है, और उस पर हमें फोकस करना है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि शहरों पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान अब मुस्तकबिल में एक ज़्यादा देही से अर्बन इलाका होता जाएगा, और शहरों की ज़ाहिर एक अपनी पावर होती है, अपनी एक पुल होती है, कमर्शियल हब्स होते हैं वो। वहाँ देखिए लोग आते हैं अपनी रोज़गार के लिए, और पाकिस्तान के लिए रोज़गार सबसे बड़ा मसला है, और इंस्टीट्यूशनल पहिए चलते हैं कॉमर्स के, हर चीज़ के। तो शहरों पर बिल्कुल आपने अब देखा ना कि वी आर मेकिंग एन एफर्ट, और ये मैसेज जाना चाहिए कि हम किसी इलाके को, किसी खित्ते को, किसी सूबे को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि वहाँ एक फिर प्रेजेंस जमा रहे हैं। जो लोग, और आपने देख लिया कल, जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी देखिए यहाँ तो ख़त्म हो गई है फलां, आपने बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस सबके तवक्को के बहुत आगे गया था ये मजमा, जो सिर्फ
जो सिर्फ कराची के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर मबनी था। अब दूसरी बात आप पंजाब की कर रहे हैं। पंजाब में मैं फिर आपसे कहूँगी कि देखिए वहाँ के मज़दूर का चूल्हा नहीं जल रहा। आपने देखा किसानों के साथ क्या इस्तेसाल उस वक्त हो रहा है, और जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो मज़दूर तो वैसे ही फिर अपनी एक चक्की में पिसता है। आप बेशक अशराफिया की सड़कें साफ़ कर लेते हैं और आप ऊपर ऊपर कुछ एक कस्मेटिक लिबादा होता है और आपकी मशीनरी वहाँ चल रही है, गुड लक। लेकिन जहाँ तक मेजॉरिटी का ताल्लुक है, आरिफ साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, दोनों आप बड़ी एक गहरी नज़र रखते हैं करंट इवेंट्स पर और लोगों के हालात पर। वो इस वक्त बड़े सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गई हमारी बिजली, कहाँ गया हमारा, आपने पूरे पाकिस्तान को मकरूज करके रख दिया है पूरी तरह से। वो तो शरीफ साहब और $12 बिलियन तो कितने पहुंच गए। स्टोरियां आ रही हैं कि फलां ने पाकिस्तान को ये क्लीन चिट दे दी, फलां ने। देखिए इस तरह नहीं हो रहा, और लोगों की जो डेली लाइफ है दुनिया का सब तो अच्छा 11 घंटे लोड शेडिंग जिसकी हुकूमत ने पूरा इलेक्शन, मैंने उनका मंशूर यही था कि हमने पाकिस्तान को रोशन कर रहे हैं, अंधेरों में धकेलते जा रहे हैं। शरीर रहमान साहब इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आरिफ निज़ामी साहब, ये शहरी रहमान, ये कल के ताकत के मज़ार, वो तो 35,000 की उस पर उड़ रही हैं। जी यकीनन हम जरा काफ़ी नीचे हैं। अच्छा शहरी, ये बताइए कि ये इश्तुलाबाद पे एकदम मुस्तफा कमाल ने बड़े अटैक किया आज और उसको रिश्वतुलाबाद कह दिया, और उन्होंने भी बड़ा सख्त जवाब दिया। ये घटिया इल्ज़ामात हैं। ये MQM के अंदर बड़ी रिफ्ट्स पड़ गई। दूसरे इश्तुलाबाद जो है, इसके बारे में आपका क्या स्टैंड है? ये टाइम नहीं आ गया कि ये भी घर चले जाएं? इतने साल से गवर्नर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए बैनुल-अक़वामी उन्होंने। देखिए आरिफ साहब, जो इस वक्त अफसोसनाक अमल आपके सामने है MQM जैसी तंजीम में, मैं समझती हूँ इस तरह की ये लेवल ऑफ जो डिस्कोर्स है और जो बातचीत है अवाम के सामने है, लोग देखते हैं। वो मतलब काफ़ी बाशऊर है पाकिस्तान की अवाम, चाहे वो पढ़ लिख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो अपना एक सियासी फ़हम बड़ा शार्प है। बड़े पढ़े लिखे डेवलप ममालिक से, जहाँ कोई मतलब अदराक या इत्तला या इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, यहाँ हमारे हर बंदे को इन्फॉर्मेशन होती है क्या है, और ओपिनियन भी होता है, एक राय भी होती है। तो अवाम सोचती है कि भाई हमारी क़यादत किस लेवल की बात कर रही है, किस लेवल का डिस्कशन कर रही है, हमें कहाँ ले जाना चाहती है और किन मसाइल पर फोकस कर रही है। कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जो सिर्फ आपको मुस्तकिल बैंड बाजा टीवी पे रखते हैं, और मतलब आप अपने जुमले कसें, आप तेज़ तरार बातें करें, एक तकरार का माहौल कायम रखें, तो ठीक है, आप 24 घंटे चैनल की सुर्खियों में होंगे, आप अखबारों में भी होंगे कि जीनत होंगे, लेकिन आपकी अवाम में और अवाम के दिलों में क्या होगा ये आप इलेक्शन दिन पे जानेंगे। और मैं ज़रूर ये कहूँगी कि पाकिस्तानी पीपल जो अवाम जो है वो काफ़ी डिसर्निंग होती जा रही है। वो उनके सामने चॉइसेस भी हैं और वो नहीं समझते कि कोई हम कहीं बंधे हुए हैं। वो वहीं वोट करेंगे, वो वहीं आपकी डिस्कशन में लाएंगे। जो अब आपको वी हैव टू वर्क फॉर पीपल्स इंटरेस्ट एंड वोट्स। आपको घर बैठे या वडेरे की औताक में या सरमायादार की मिल में आपको वोट नहीं मिलेंगे, और वोट अगर आपको चाहिए तो आपको अपना मुकदमा लड़ना होगा। मुकदमा लड़ना ये नहीं हुआ कि आप ख़ुद क्या हैं या आपकी ज़ात क्या है, आपको अवाम के मसाइल की बात करनी होगी, ठोस बात करनी होगी, और वेरी ऑफन उसको रेटिंग्स नहीं मिलेंगी। इस वक्त तो रेटिंग्स बहुत चल रही है, ये इश्तलाबात का और क्या झगड़ा है इनका, सियासत को बहुत अफेक्ट किया है। ये MQM का क्या झगड़ा है आपस का जो है? देखिए ये तो आप इनसे खुद पूछे, ये सारे उनके स्प्लिंटर्स हैं। ये आप एक प्रोग्राम उनके तीनों, अब तो 3-4 स्प्लिंटर्स हैं, आप उनको बुलाएं, उनसे पूछें क्या उनका मसला है। वो जवाबदेही का अमल तो शुरू करें, और वो अपने जो डिफरेंसेस हैं they have to reconcile them or not. The point is कि अवाम आपको देख रही है और आप उनके कठेरे में रोज़ खड़े हो।
और ये काफ़ी नहीं है कि आप अपनी इस तरह जी। दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एज वेल एज फॉर द पीपल्स पार्टी की वो स्प्लिटर ग्रुप में बट गए और वो जो पहले वाला लेकिन अभी भी वो कुछ एथनिक ग्राउंड्स पे ही डिमांड्स हो रही हैं MQM की, वो तो चलें, इस मामले को छोड़ें। एक और जो अहम मसला जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता था, और PPP को भी उसका काफ़ी तजर्बा हुआ है, उन्होंने डील भी किया है, अपने दौरे हुकूमत पूरे भी किए 5 साल, ये सिविलियन और मिलिट्री के दरमियान कोई आपको गैप नज़र आ रहा है बढ़ता हुआ, ख़ास तौर पर जो हालिया कोर कमांडर्स के इजलास में एक उन्होंने बरमला बयान भी दिया कि ये एक पेज पर नहीं है और ये एक अनफॉर्चुनेट बात नहीं है। देखिए ये बहुत अहम और मैं समझती हूँ बुनियादी मसला है जिस पर आपको कुछ टाइम देना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब आपने छेड़ लिया है। देखिए ये पाकिस्तान का पुराना और एक जिसे कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल मसला बन गया, जिसको बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जब से जमहूरियत इस्टेब्लिश हुई है और इसमें एक तसलसल कायम किया है जिसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। मैं आपको ज़रूर कहूँगी आरिफ साहब कि हमारे हुकूमत में बड़ी तनकीद होती थी कि आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, और आपका देखिए उसका पूरा मकसद ये था कि एक्सेस जो होती है, जो एक मंबा होता है आसत का, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। आप अगर जलते हुए दामन को आप एकदम झटके से छुड़ा नहीं सकते, आपको आहिस्ता आहिस्ता मामलात को ठीक करना पड़ता है और एतबार और हौसला और कॉन्फिडेंस देना पड़ता है दोनों साइड्स को। क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान दोनों तरफ से, और बहुत मुश्किल रीजनल हालात हैं, वो तो आप देख रहे हैं और वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, तो उन हालात में आपको एक पेज पर होना चाहिए आप। और ज़िम्मेदारी सॉरी टू से हमेशा हुकूमत वक्त पर बनती है कि वो पूरी कोशिश करे और वो लीडरशिप दिखाए। जब आप लीडरशिप वैक्यूम छोड़ेंगे मुल्क में और आप पर सवालिया निशान भी होगा, आपकी इंटेग्रिटी पर सवालिया निशान होगा, या आपकी पार्टी के मेंबरान और गवर्नेंस पे सवालिया निशान होगा, तो आपकी अहलियत जो है वो चैलेंज होती है। जब आपकी अहलियत और लेजिटिमेसी चैलेंज होती है तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं तो फिर इस तरह के आप देखते हैं हालात होते हैं। और मैंने तो पार्लियामान में कहा कि कौन दिफा कर रहा है पाकिस्तान की। देखिए सरहदों पे एक मुसीबत बरपा थी उन दिनों, और देयर वाज अ लीडरशिप वैक्यूम। बजाय इसके और आपने एक APC कॉल की, उसमें DGMO तक की ब्रीफिंग नहीं करवाई, और आप आपस में फ़ैसले कर रहे हो जो ऑब्वियसली नाकाफ़ी हैं, और आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, आपका फोकस बटा हुआ है। तो जाहिर है जब ब्रीफिंग्स भी फ़ौज को देनी पड़े जर्नलिस्ट को, तो आप एक वैक्यूम छोड़ते हो कि नहीं। आपने रीच आउट, उन दिनों आपको रोज़ फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ तो होती थी, शायद ना काफ़ी होती थी, शायद नामुकम्मल थी, शायद उससे लोग मुतमईन नहीं थे पूरी तरह, लेकिन और शाम को ज़रदारी सार अख्तर ऑफ द मतलब कोई TV का उसमें वो नहीं होता था शो सारे की प्लेयर्स बैठ के अपने मसले मसाइल हल करते थे। जब मैं एम्बेसडर थी आरिफ साहब, जब भी मैं आती थी 6-6 घंटे इस तरह की शाम को मीटिंग होती थी, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, DGISI, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट। अब मुझे नहीं पता कौन इन मसलों, और उसमें बहुत से मसले मसाइल हल करने के रास्ते निकालते थे। इसीलिए तो पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड है आज, रीजन में आइसोलेटेड है। ब्रिक्स सेमिनार, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है गोवा में, और टेररिज्म के बारे में जो कुछ है, चाइना हमें कब तक बेल आउट करता रहेगा, कहाँ पहुँचते जी, चाइना कब तक बेल आउट करता रहेगा। आप तो खैर थे ही, आपकी तो और आप सारे अपने अंडे एक जी नहीं। देखिए गवर्नेंस आपको जितनी क्रिटिसाइज करनी है, ये हालात नहीं थे आरिफ साहब, ना आपका सर्कुलर। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस दौर को ये बहुत बुरा कहते थे, उस दौर में पाकिस्तान इतना आइसोलेटेड नहीं था जितना आज है जी। तो क्यों है ये, क्या वजह क्या था? देखिए मुश्किल वक्त में ज़रदारी साहब ने कारज़ाई जैसे, प्रेसिडेंट कारज़ाई जैसे मुश्किल मुश्किल, आप प्रेसिडेंट गनी ने तो आप पर खुद हाथ बढ़ाया था, एक अपॉर्चुनिटी दी थी आपको। प्रेसिडेंट कारज़ाई जैसे मुश्किल बंदे को, मुश्किल प्रेसिडेंट को साथ लेके चलना बड़ा आपने देखा क्या, और बुटबारी आप देखें हमारे यहाँ तो फ्रैंकली जो अमेरिका के साथ हालात थे, सलाला गेट हुआ था,
और वो उसामा बिन लादेन का एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके बावजूद एयर बेसिस बंद किए गए, 7 महीने पार्लियामान ने उनको एक डिस्टेंस पे रखा अमेरिका को, फिर भी आपके ताल्लुकात इस तरह नहीं थे जो आज नोज डाइव आप देख रहे हैं। मैं अफसोस से कहूँगी कि ये बद से बदतरीन हालात पाकिस्तान के लिए दे आर वेरी डेंजरस और ख़तरे से खाली नहीं हैं। और आप हौसला दें, आप कॉन्फिडेंस दें, आप लीडरशिप दिखाएं और आपको मिलिट्री लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। एंड वो तैयार भी हैं आरिफ साहब, वो तैयार है, वो कहते हैं हमें ये जवाबदेही नहीं करनी। शरीर रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। थैंक यू। मसाइल तो बहुत से हैं। गुलाम हुसैन साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है आज, और जो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जहाँ इन्होंने प्रोग्राम का अख्ताम हुआ है कि पाकिस्तान एक्सटर्नली रीजनली बड़ा आइसोलेटेड है, और शायद जिस दौर को हम बहुत बुरा कहते थे वो इससे बदरजहा बेहतर था। जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी की रहनुमाई पे और उनकी कल की रैली पे बात हुई है, और मज़ीद जो 18 अक्टूबर का 2007 की जो कल दिन मनाया जाएगा उसके हवाले से भी बात हुई है। पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ के हवाले से ये भी पता लगा कि शायद पंजाब की किस्मत भी जो है वो बदलने वाली है, और पीपीपी की लीडरशिप यहाँ रुक करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।